नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो रुद्रा डेयरी फार्म के दूसरे एपिसोड में मैं आपको आज के वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि क्या इस तरह का शेड डेयरी फार्म के शुरुआत में बनाना चाहिए या कब बनवाना चाहिए, कितना खर्चा आएगा इस तरीके के डेयरी फार्म में, क्या फीड मैनेजमेंट अपने इस फार्म पे देते हैं, बिल्कुल दिखा करके मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि क्या ये खिलाते हैं, इन भैंसों में क्या समस्या होती है, हरियाणा से जब आई तो क्या इनका समस्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि दूध का कितना रेट था, कैसे दूध इनका सेल होता था, हर एक चीज़ हमने बताया। लेकिन आज के वीडियो में मैं बताऊंगी इनको क्या समस्याएं आती है, किस तरीके से मैनेज करते हैं, कितना हेल्प इनको मिलता है मैनेज करने में, और बहुत सारी चीज़ें जो कि हम आपको इस वीडियो में फिर से सिखाने वाले। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले ताकि जब भी इस तरह का वीडियो में तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो पुनः स्वागत है सर हमारा यूट्यूब चैनल पर। आप अपना एक बार फिर से परिचय बताइएगा और ये आपका डेयरी फार्म कहाँ पर ये बता दीजिए। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं ये कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जनपद में ये हमारा डेयरी फार्म है। मैथा रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर दूर और अनिया हाईवे से 10 किलोमीटर दूर हमारा गांव है भवानीपुर। अच्छा, यहाँ पे डेयरी फार्म है जी। तो सर जो आपने शुरुआत 2 अगस्त या 7-8 महीने पहले किया था, तो क्या स्टार्टिंग में ही ये सेट बना था या बाद में सेट बना? नहीं, सेट पहले बना हुआ था ये सर। अच्छा, सेट हमने अगस्त जून में सेट बना लिया था। अच्छा, प्लान हमने जून से किया था। जून में हमने सेट, जून में छुट्टी में आए तो उस टाइम हमने सेट पूरा बना दिया था। कुछ बॉल बनी हुई थी, पिलर वगैरह खड़े थे। अच्छा, ये सेट जो ये वाला है हमने 3 सेट पूरा हमने जून में ही किया था। अच्छा जी। तो क्या आपका शेड का लंबाई चौड़ाई होगा सर? ये सर ये 60 फीट तो टोटल, तो यहाँ तक हमने थोड़ा नीम खड़ी इसलिए छोड़ दिया था। नहीं, टोटल ये लगभग 70 फीट लंबा है। अच्छा, 70 फीट लंबा है। इसमें हमने डबल पटरे डलवाए हैं। अच्छा। 12 फीट के, तो 6 इंच उधर दब गया तो थोड़ा ऊपर चढ़ गया। ऐसे 23 साढ़े 23 फीट का हमको एरिया मिल गया है। अच्छा, फिक्स है जी। 23 बाई 80 का सेट हो गया है। अच्छा जी। तो इस साइड का कितना है? ये इस साइड का हमने 9.5 फीट दिया हुआ है। अच्छा, 9.5 फीट दिया। 9.5 फीट दिया हुआ। नाद आपका कितना में होगा सर? ये नांद हमारा 4.5 फीट में नांद है। अच्छा जी, 4.5 फीट में हमने नान बना दिया था। दोनों साइड हमने नान दिया हुआ है। उधर भी हमने स्पेस दिया, उधर भी 9 फीट का स्पेस दिया हुआ है। अच्छा जी जी। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आपका इधर का कितना आपने बताया सर? जी 9 फीट है। अच्छा, 9 फीट का अपना जगह है जी। तो ये नाद का लंबाई चौड़ाई कितना होगा? ये 4.5 है। 4.5 है जी। 4.5 ये है, 9 ये है और 9.5 फीट वो है। तो 9, 9, 18, 18, 5, 23 फीट का एरिया है। ये कवर्ड एरिया 23 फीट का है। 23 फीट में दोनों साइड की भैंसों की बैठने की व्यवस्था प्लस नांद की व्यवस्था इसमें की गई है। और हाइट कितनी है सर? हाइट इसमें से हमने दिया है, बैक साइड में तो हमने लगभग 12.5 फुट का हाइट दिया हुआ है जी। और ये आगे आते आते ये हमें लगता है 1.5 फीट के आसपास कम होगा। अच्छा, यहाँ पे 10.5 के आसपास है। पीछे 12 फुट होगा तो आगे 10.5 फीट। वो भूसा वाला घर का कितना जी? उसका कवर किया था हमने, उसको 2021 में बनाया था उसको जी। वो हमारा है 24 बाई 36 का है। अच्छा हाँ जी, 24 बाई 36 का स्पेस है भूसा का। अच्छा जी। तो क्या भूसा पूरे साल स्टॉक कर लेते हैं? पूरे साल का हाँ हो जाता है। अभी तक तो हो रहा था, इतने पशु नहीं रहते थे जी। क्या इस तरह इसमें दिवाली के बाद अपना पोहा की व्यवस्था कर लेते हैं तो वो बाहर स्टोर हो जाता है, बाद में कटिंग होकर इसमें अंदर आ जाता है। अच्छा, और बाकी इसमें हो जाता है स्पेस, बहुत स्पेस है। तो ये कितना बाई कितना में है? ये 12 बाई 36 में है। 36 में जी। इसका भी हाइट 12 फीट है। इसमें नीचे थोड़ा सा ग्राउंड खाली है तो इसलिए थोड़ा ज्यादा स्टोरेज आ जाए। तो इस तरीके का अगर शेड कोई फ्लोरिंग वगैरह लेकर के अगर बनवाना चाहे तो कितना खर्चा आ जाएगा सर? ये टाइम के हिसाब से वैरी करता है, क्योंकि मार्केट में कभी लोहा का भाव कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है जी, उस हिसाब से रहता है। लेकिन हमारा तो ये है कि वो 4 साल पहले हमने 3 साल पहले डलवाया था, ये अभी डलवाया है जी। तो इस पे तो हमारा 2 लाख के आसपास खर्चा आ गया था टोटल विद नांद के। और ये पूरा कवर्ड एरिया करने में हमें 2 लाख का खर्चा बैठा है इसमें। तो वो उसका कितना खर्चा बैठा होगा फिर? उसका उस टाइम पे शायद उसमें लोहे वाला टीन पड़ा था, दीवार 60-65 के आसपास आया था उसमें। अच्छा। जी। तो अब हम जानना चाहेंगे जैसे पशु के में रोग क्या क्या होता है और उसका कैसे उपचार होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएंगे। रोग तो भैंसों में यही है कि आप थोड़ा सा जैसे FMD हो गया, फुट माउथ डिजीज हो गया, उसके लिए आप पहले से तैयार है और टीकाकरण करवा लें तो उससे आप निजात पा जाएंगे। और दूसरा हो गया ये अपना HS हो गया, बहुत गंभीर बीमारी है, गला घोटू की, पशुओं में आती है तो पूरा फार्म बर्बाद हो जाता है लोगों का।
तो इस पे आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, इसका टीकाकरण करवा लें आप। तो एफएमडी का टीकाकरण कब होता है सर? ये हमें लगता है इसी महीने मार्च या अप्रैल में इसका टीकाकरण हो जाता है एफएमडी का, और उसका गला घोटू का तो बरसात के पहले होता है, जून के आसपास। अच्छा, हाँ, 15 जून तक हमें लगता है हो जाता है उसका फर्स्ट डोज। तो हमें भी करवाना है, हमें भी अभी उसके लिए तो थनैला वगैरह क्या? हाँ, थनैला वगैरह ये भी एक गंभीर समस्या है थनैला की। लेकिन ये क्या है, इसमें अगर जो किसान थोड़ा सा पहले जागरूक है, जैसे हमने भी बहुत डॉक्टरों से पूछा, तो इसका बचाव यही है कि आप थोड़ा सा नीचे फर्श साफ रखें, भैंस दूहने के बाद उसको बैठने ना दें, और उसको मुट्ठी से, अंगूठे के बजाय मुट्ठी से दूध निकालें। बच्चे को हटाते समय थोड़ा आसानी सावधानी बरतें। अच्छा, और उसमें अगर थोड़ी सी भी कोई आपको स्वेलिंग या कुछ महसूस होती है तो पहले ही तैयारी कर लें, तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। क्योंकि घरेलू नुस्खों के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आप नुस्खा लगा या ना लगा पता नहीं, आपने कभी ये लगाया वो लगाया, तो डॉक्टर आएगा, उसको अपने अनुभव से अगर तुरंत अच्छा स्टार्टिंग में पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं फिर बहुत गंभीर समस्या थनैले की भी। तो हमने सुना है रिपीट ब्रीडिंग वगैरह का, तो हाँ, भैंसों में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बहुत कम है ऐसा। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा इसमें भैंसों का आपको बुल है आपके पास तो इतनी समस्या नहीं आई है। आपका बुल रहेगा तो आपको पता चल जाएगा भैंस का हीट पे क्या है, साइलेंट हीट पे है कैसा। बुल नहीं है तो फिर आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि सुबह शाम आपको देखना है, 2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, भैंस क्यों नहीं हीट पे आई, मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वो भी आप पे निर्भर करता है क्या आप फीड में। तो ये किस नस्ल में आपने भैंस लेकर के? ये सब मुर्रा नस्ल में है। मुर्रा में लेकर जी के जी जी जी। तो इनका ब्यात मतलब कितने दिनों का होता है? ये ब्यात तो इनका 10 महीने का 10 महीने 10 दिन का इनका ब्यात रहता है। अच्छा, हाँ, तो ब्यात इनका 10 महीने रहता है, और दूध भी ये लंबे समय, मुर्रा में क्या है, जैसे उसने 12, 13, 14 जो भी दूध दिया तो वो लंबे समय तक दूध देती है, कम से कम 7-8 महीने तक भैंस दूध दे देती है लगातार। हीट में कितने दिन पर आती है? हीट में अच्छी नस्ल की भैंस हुई, अच्छा आप फीड दे रहे हैं तो 45 से 50 दिन में हीट पे आना शुरू हो जाती है। अच्छा, 50 तो सीमन कब दिलवा देते हैं? सीमन हम 2 महीने के आसपास में सीमन लगवा देते हैं, 65 दिन 70 दिन 65 दिन 70 दिन, 3 महीने तक सीमन लग जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा जी। तो मतलब सीमन मतलब कब दिलवाते हैं? जैसे अभी हीट में मान के चलिए, तो कब फिर दिलवाएंगे? देखिए, वो ऐसा रहता है, वो तजुर्बे हर भैंस का अलग अलग रहता है। कोई भैंस सुबह हीट पे दिखी, आप दोपहर में उसको करवा देंगे तो कंसीव कर जाती है। कोई भैंस आज हीट पे दिखी, उसको अभी ये भैंस है इस पे जिसमें हमने बैफ लगवाया था जी, तो इसमें यही हुआ था। अच्छा। भैंस को हमने शाम को सीमन, हमें आज शाम को भैंस दिखी, रात में हीट पे आई होगी, सुबह हमको पता चला आज। फिर हमने उसको डॉक्टर को बोला तो उसने कहा ठीक है, हम आज आके सीमन लगा दे। हमने कहा लगा दो। उसमें सीमन उसने आज लगाया। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर ऐसा महसूस हुआ 10 बजे की भैंस अभी भी हीट में है, भैंस में एक स्ट्रॉ डलवानी चाहिए, तो हमने इसमें दूसरा स्ट्रॉ डलवा दिया था। इसी भैंस में किया, बाकी किसी में नहीं किया है। तो ये रहता है कि तो प्रोलैप्स वगैरह का भी समस्या भैंसों में आता है? प्रोलैप्स सब यूट्रस तो ये है कि थोड़ा सा आप इसमें ये अभी अप्रैल मई के बाद ये समस्या अप्रैल के बाद समस्या बढ़ना शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और जो फर्स्ट टाइम में बढ़िया है या छोटे जानवर है तो उनमें समस्या बढ़ना बहुत। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस और मास्टाइटिस ये एक भैंसों में ये दो गंभीर समस्या है। बाकी तो गायों को देखते हुए इनमें इतनी समस्या नहीं है। इसके लिए यही कि आप बैठाने, लेकिन हमने इसको 12 फीट पे इसको हमने फ्लोरिंग की, ये हमने नीचे फर्श बनाया है, 12 फीट का हमने हाइट लिया है इसका लेंथ, लेकिन हमने भैंस लगभग 7 फीट के आसपास बैठ जा रही है, लेकिन फिर भी हमने इस पे 10 फीट तक कोई छेड़छाड़ नहीं की। आप देख रहे हैं 10 फीट तक हमने इसको सिंपल बिल्कुल बराबर से बिल्कुल फ्लो दिया है। उसके बाद हमने इस पे थोड़ा सा हल्का सा स्लोप दिया है, क्योंकि यहाँ से स्लोप दे देंगे तो भैंस बैठेगी तो हर समय तनाव में रहेगी। पेट उसका पीछा उसका नीचे हो जाएगा, आगे मुंह ऊपर हो जाएगा। तो हमेशा प्रयास करें कि भैंस थोड़ा सा आगे डाउन फ्लो में रहे। अब हम इनके फीड मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आप इनको क्या खिलाते हैं और कैसे खिलाते हैं ये बताइए। ये हमारा तो इस सब ये फीड, इसमें हमारा ड्रम है, इसमें हम अलग अलग जो भैंसें अभी ज्यादा मिल्क वाली हैं, अच्छा हाँ, जो जिनका जैसे 13, 14, 15, 16 वाली है तो उनका 1 में कर देते हैं। अच्छा। और जो 8 से 10, 12 लीटर दे जो बाखड़ी हो गई उनका 1 में कर देते हैं। तो क्या क्या डालते हैं? जैसे इसमें क्या क्या डालते हैं? इसमें हमने जैसे आप देखेंगे, इसमें हमने चने की चूनी यूज करते हैं। अभी तक आया है कि कर रहे थे, लेकिन सर्दियों में अभी हम इसमें चने की चूनी डाल रहे हैं जी। ये देखिए आप, चने की चूनी हम इसको खिलाते हैं जी। इसमें चने का छिक्कल भी है, चूनी भी है। अच्छा। और ये हमारा गेहूं का चोका है जी। और अच्छा। ये सरसों की खल है जी। और थोड़ा इसमें गेहूं का दाना रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये गेहूं का दाना था। गेहूं का दाना क्यों देते हैं? गेहूं का दाना जैसे जो भैंस हाई यील्डिंग है उसको क्या चोका कितना भी देंगे ना, तो ये थोड़ा सा इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है गेहूं में। अच्छा। और थोड़ा प्रोटीन भी रहता है, तो शरीर में थोड़ा सा भैंस में दम बनी रहती है। अच्छा। क्या आप जैसे 15-16 किलो भैंस दूध दे रही है तो दिन में अगर जो 1 किलो गेहूं का आटा खा रही है तो उसमें थोड़ी सी जान रहती है, भैंस लंबे समय तक भैंस बिगड़ती नहीं है। तो इसमें कितने भैंसों के लिए आपने इसमें ये हमारा 4 भैंसों का है। 4 भैंस जो मिल्किंग हाई मिल्किंग भैंसें हमारी हैं, 4 भैंस। तो इसमें कितनी चीज डाले? जैसे इसमें हमने 1/3 डालते हैं। इसमें हमने जैसे
हमने इसमें खल डालते हैं लगभग। खल हमारी 33% तो नहीं खा पाती है, क्योंकि खल में क्या है, सरसों की खल है, तो ये 20% के आसपास खल खा पाती है। 20 से 25% खल खाती है। और बाकी इसमें चोका हम ऊपर से देते हैं, क्योंकि इसमें मिक्स करने पे ज्यादा इसमें मिक्सअप हो जाता है, तो खाती नहीं है। तो चूनी और गेहूं की दलिया और इसमें ये आपका हो गया सरसों की खल, 3 चीजें से पानी में कितनी मात्रा होगी? मात्रा ये लगभग 40% के आसपास हम इसमें इनको चोकर देते हैं। अच्छा। हाँ, 40% चोकर देते हैं और 40% इनको चूनी और दलिया दे देते हैं। और 20% के आसपास खल देते हैं। 40 चूनी कम देते होंगे, 35% के आसपास देते होंगे, और 22% 23% तक खल दे देते हैं। बाकी 1% हम इनको नमक देते हैं और मिनरल मिक्सचर देते हैं जी। मिनरल मिक्सचर कंटिन्यूस भैंस को देते हैं। अच्छा जी। तो कीड़ी की दवा मतलब कितने टाइम देते हैं? कीड़ों की दवा जैसे भैंस डिलीवरी हुआ उसके बाद तुरंत हम दे देते हैं उसको। 8 से 10 दिन में उसको दवा दे देते हैं। उसके बाद उसका चार्ट हमारे पास रहता है, वो हम उस पर डाटा रखते हैं कि कब किस भैंस को दिया हुआ है। 3 महीने बाद कोई भैंस ज्यादा प्रॉब्लम करती है तो 3 महीने में दे दिया, नहीं 3.5-4 महीने में, फिर 3.5 प्रेगनेंसी के टाइम में भी नहीं, प्रेगनेंसी के 2 महीने पहले तक कर देते हैं। लास्ट स्टेज में नहीं करते हैं। फिर 2 महीने पहले अपना प्लान करके रखते हैं, 2 महीने में कर देना है, ताकि वो भैंस चाराना छोड़े और बाबा जो है उसमें कीड़ों की समस्या हमें सामना न करना पड़े। अच्छा। बाकी 3 बच्चों में हम अभी किए थे, पिछले महीने लाए थे, उसके बाद कर दिए थे। लाने के तुरंत बाद 1 महीने बाद फिर कर दिए। अच्छा। अब इनमें 1 महीने बाद फिर कर देंगे, उसके बाद 3 महीने में करेंगे। अच्छा। और भैंसों में भी हम वही 3 महीने अभी लाने के बाद हमने किया हुआ है, उसके बाद 3 महीने बाद हम फिर कर देंगे। अच्छा। तो अब जैसे क्या डिवॉर्मिंग कराने को लिवर टॉनिक वगैरह? हाँ, लिवर टॉनिक देते हैं हम। कितने दिनों तक देते हैं? लिवर टॉनिक 8 दिन तक, 1 सप्ताह तक दे देते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये जो भोजन होता है सर, वो कितने टाइम का होता है? कितने टाइम देते हैं? 2 टाइम देते हैं हम। अच्छा। जनरली देना कितना टाइम चाहिए? नहीं, जो हाई यील्डिंग भैंस हुई ज्यादा, उसको ऐसा लगता है, वैसे हमें नहीं लगता कि 8 किलो मैक्सिमम भैंस 8 किलो तक राशन खा पाती है। वो दूध 15 किलो देगी, 16 फिर भी 8 खाएगी, 20 देगी फिर भी वही ज्यादा। ऐसा नहीं है कि हमारी भैंस 20 किलो दूध देगी तो 12-13 किलो राशन खा जाएगी, इतना भैंस राशन नहीं खा सकती है। तो 2 ही टाइम में हो जाता है। कोई भैंस आपको लगती है कि थोड़ा सा उसका हाई यील्डिंग है, हमको लगता है कि ज्यादा दाना एक साथ देंगे तो थोड़ा सा वो करती है, तो उसको दोपहर में दे दो। वैसे हम देते नहीं दोपहर में, हम 2 टाइम राशन देते हैं, सुबह और शाम। अच्छा। पानी 2 टाइम पिलाते हैं, 3 टाइम में पिला देते हैं, लेकिन दाना हम 2 टाइम देते हैं। तो सर 7-8 महीना आपका हुआ, तो 7-8 महीने के अनुभव में क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि आप 50,000 की नौकरी छोड़ नहीं कर दी है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा है, क्योंकि इसको पहले से हमने बोला आपको कि हमने पहले प्लानिंग कर रखा था कि हमको कैसा पशु लेना है। अच्छा। क्या खिलाना है और कितनी मिल्क हमें 14-15 से नीचे का भैंस नहीं चाहिए, हमें 18-19-20 लीटर के गाय चाहिए। ये हमारा पहले का प्लान था। अब ऐसा नहीं कि हमने भैंस 8 ही लीटर की भैंस ले ली, हम उसको दाना इतना ज्यादा दे रहे हैं तो फिर उसमें तो लॉस हो जाएगा ना। तो इसलिए हमें लॉस नहीं हो रहा है और हमें भी कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा कि कुछ हमने गलत किया। तो हमने जनरली सर देखा है कि डेयरी फार्म जो खुलता है 90% खुलने के बाद बंद भी हो जाता है, तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या होता है सर? अब ये मैनेजमेंट की बात है, दूसरा लोग एक साथ में बहुत ज्यादा पूंजी लगा दिए, भैंस गाभिन नहीं हो पाई और उसमें आगे के लिए उसका साइकिल उनका ये, इसमें आप इसको साइकिल में काम करना पड़ेगा आपको, कि आपका कुछ भैंसें आप काविंग में खड़ी हैं, कुछ आपकी मिडिल में पहुंच गई हैं, कुछ आपकी गाभन होना चाहिए जब तक। इसीलिए हम अगस्त में भैंसे लाए तो उनमें हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा भैंसे होती कितने दिनों में। जैसे वो भैंसे प्रेग्नेंट हो गई तो हमने नया लॉट ले आए। अच्छा। जैसे वो प्रेग्नेंट होगी, अभी क्या है वो 1 महीने की आई हुई भैंसे हैं, 1 महीने बाद जैसे वो अभी 1-1.5 महीने प्रेग्नेंट होंगी, इनका काविंग इनका और जो है डिलीवरी पीरियड नजदीक आता जाएगा। अच्छा। एक भैंस हमारे पास अभी डिलीवरी के लिए बैठी है, तो ये जब तक साइकिल में काम नहीं होगा, एक साथ में आप चाहे 20 लाख 15 लाख 20 कितना भी पूंजी लगा दे, एक बार इसमें डाउनफॉल आएगा। अच्छा। क्योंकि जैसे सभी भैंसें ड्राई होंगी वैसे आपके पास दूध की मात्रा कम होगी, लेकिन दाना तो आपको चारा तो देना पड़ेगा। तो वहां पे थोड़ा सा लॉस ज्यादा चांसेस रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब डेयरी फार्म क्या पूरे साल मुनाफा ही चलता है या नहीं? पूरे साल मुनाफा तभी चल सकता है जब आप उसको प्लानिंग करके कि हमें 3 महीने बाद दूसरा, जैसे आपको 3-4 महीने 5 महीने बाद दूसरा जानवर एंटर करना पड़ेगा। अच्छा। आप जानवर नहीं एंटर करेंगे तो आपके पास जो घर की होम ब्रीड है या जो आपकी पिछले बार जो भैंसे लाए थे वो जब आपकी दूध देना चालू कर देंगे तभी आपका साइकिल चल पाएगा, तभी मुनाफा पूरे साल ले सकते हैं। आप एक बार पैसा लगा के सोचें कि हम इसमें लगातार इसमें पैसा निकलता है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो क्या 100 लीटर का मतलब रेशियो हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको? हाँ, अगर हमें इतना मुनाफा चाहिए तो फिर 100 लीटर का रेशियो करना पड़ेगा। 100 लीटर के लिए हमें मतलब एक फिक्स रेशियो आपका करना पड़ेगा। जी 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 जी। अच्छा। अगर नए युवा भाई अगर डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो इस लाइन में आए तो क्या उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, बुरा तो बिल्कुल नहीं है, ये नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लें कि भैंस कितने दूध की भैंस लेनी है, हमें
कितना पशु हमको लेना है, उसके रखरखाव की व्यवस्था क्या है। आप एक नौकरी में फिर भी संडे होता है या वीकली ऑफ होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वीकली ऑफ समझेंगे तो आप हम वीकली ऑफ में ही अपनी मर्जी के मालिक हैं, 2 घंटे बाद काम कर लेंगे। लेकिन अगर आपको काम करना है तो करना है, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कहीं घूमने चले गए, कोई आपका दूसरा लेबर सारे छोड़ दिया, लेबर सारे काम नहीं हो पाएगा। ये मोस्टली परिवार इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, पूरा परिवार इन्वॉल्व है इसमें, सभी का बराबर सहयोग है। पापा भी इतनी एज के हैं, वो भी पूरा काम देखते हैं, हम भी देखते हैं, छोटा भाई आता है वो भी देखता है। ये तो इस पे लेबर के सहारे आप नहीं छोड़ सकते फार्म को। लेबर के सहारे आपने फार्म छोड़ा तो आपका फार्म नहीं चलेगा। इसमें आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बेसिक दवाइयाँ, बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक चीजें सीखनी पड़ेंगी, तभी फार्म चल पाएगा। किस महीने से शुरुआत करें सर? अगर जो इसको सितंबर अक्टूबर में आप करेंगे तो बरसात के बाद फिर समस्या कम हो जाएगी, और फिर ये लंबे समय तक आपको क्या इधर मार्च अप्रैल तक दूध मिल जाएगा, तो उसमें ज्यादा सावधान। अब जैसे आपने अप्रैल में कर लिया, मई में कर लिया, मार्च की एंडिंग में कर लिया, तो फिर समस्याएं थोड़ा ज्यादा रहेंगी, क्योंकि भैंस का दूध की जितनी कैपेसिटी उतना दूध नहीं देगी, और आगे आपके जो महीने हैं वो बहुत गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसलिए वहां पे फेलियर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप हमेशा सितंबर अक्टूबर के आसपास प्लान कर सकते हैं। चलिए सर, काफी अच्छी आपने जानकारी हमारे पशुपालक भाइयों के लिए दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू।